हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के बारे में बात करेंगे जिसमें अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा के न केवल जाति प्रमाण पत्र को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, बल्कि इसके साथ ही जाति जांच समिति के 2017 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मोची अनुसूचित जाति से संबंधित होने के उनके झूठे दावे को मान्य किया गया था। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति वी.जी. बिष्ट की खंडपीठ ने राणा को महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण में 2 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भुगतान करने के निर्देश भी दिए और उनका जो जाति प्रमाण पत्र था उसको भी 6 सप्ताह के समय के भीतर सरेंडर करने के निर्देश भी सांसद नवनीत कौर राणा को खंडपीठ ने दिए। आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, याचिका किसने दायर की, याचिका में क्या तथ्य पेश किए गए न्यायालय में, क्या आरोप सांसद नवनीत कौर राणा पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के बारे में लगाए गए और न्यायालय ने क्या फैसला और व्यवस्था इस मामले में दी और क्या टिप्पणी न्यायालय ने इस मामले में की। सबसे पहले अगर बात करें कि ये पूरा मामला है क्या, बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने अडसुल और अमरावती के सामाजिक कार्यकर्ता राजू मानकर द्वारा दायर याचिकाओं पर अपने आदेश पारित किए जिसमें राणा के जाति प्रमाण पत्र को मान्य करने वाले जाति जांच समिति के आदेशों को चुनौती दी गई थी। उन्होंने 30 अगस्त 2013 को डिप्टी कलेक्टर द्वारा राणा को जारी किए गए मूल जाति प्रमाण पत्र को भी रद्द करने की इस याचिका में मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से जो तथ्य पेश किए गए, जो दलील दी गई, उनमें कहा गया कि नवनीत कौर राणा ने अपने पिता से 2014 में संसदीय चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा था। जाति जांच समिति के सतर्कता सेल ने साल 2014 में मानकर और जयंत वंजारी की शिकायतों के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि नवनीत कौर राणा द्वारा प्रस्तुत किया गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें मोची जाति का उल्लेख किया गया है वह जाली प्रमाण पत्र है। इसके बाद जांच समिति ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। नवनीत कौर राणा ने सतर्कता अधिकारी के खिलाफ शिकायत की और अपने दावों के समर्थन में कुछ और दस्तावेज भी पेश किए गए। नवनीत कौर राणा की शिकायत के बाद जांच समिति के अधिकारी को बदल दिया गया। अप्रैल में जाति जांच समिति ने एक नई रिपोर्ट पेश की जिसमें राणा के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो प्रविष्टि जो एंट्री मोची की है वो 2013 में जोड़ी गई। ये बताया जाति जांच समिति ने मानकर की शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक बार जारी किया गया वैधता प्रमाण पत्र वापस नहीं लिया जा सकता या उसको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद मानकर ने 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को रद्द करने के लिए गुहार न्यायालय से लगाई और न्यायालय ने इस याचिका में सांसद नवनीत कौर राणा के जाति वैधता प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और जांच समिति को इस मामले में एक बार फिर दोबारा नए सिरे से जांच करने के निर्देश दिए। लेकिन जांच समिति ने एक बार फिर 3 नवंबर 2017 को अपने आदेश में नवनीत कौर राणा के जाति के दावों को स्वीकार कर लिया और मुख्य रूप से 2 दस्तावेजों को आधार माना जिनमें एक खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स द्वारा जारी एक वास्तविक प्रमाण पत्र जिसमें जाति का उल्लेख सिख चमार और एक किराए के समझौते के रूप में पेश किया गया दस्तावेज शामिल थे। और इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि ये दस्तावेज जाली हैं। दस्तावेजों पर अलग अलग जगहों पर स्याही के अलग अलग रंग का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि खालसा कॉलेज के अधिकारियों ने सतर्कता सेल के अधिकारी का निरीक्षण करने से इनकार कर दिया और केवल उनके रजिस्टर की फोटोकॉपी ही वहां उपलब्ध कराई। रेंट एग्रीमेंट को लेकर तर्क दिया गया कि यह अकल्पनीय है, यह कुछ हटकर है कि 1932 के एक दस्तावेज में मुआवजे और रॉयल्टी जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है क्योंकि इन शब्दों का उपयोग बॉम्बे रेंट्स होटल और लॉजिंग हाउस रेंट्स कंट्रोल एक्ट 1947 के बाद ही
किया जाना आम बात हुई थी। इन जो शब्दों का इस्तेमाल इस रेंट एग्रीमेंट में किया, उस समय में इन शब्दों का चलन नहीं था। ये बाद में ही इन शब्दों का, रॉयल्टी जैसे शब्दों का या मुआवजे जैसे शब्दों का उल्लेख किया जाना शुरू हुआ। सांसद नवनीत कौर राणा की ओर से पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि सीएससी जो जाति जांच समिति है, उसने जिन दस्तावेजों के आधार पर फैसला दिया है, उन दस्तावेजों का यहाँ उल्लेख नहीं है। मुख्य रूप से जाति जांच समिति ने किराए का जो घर का दस्तावेज था और खालसा कॉलेज का दस्तावेज था, उनके ऊपर ही ये फैसला आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने जांच समिति के समक्ष इन दस्तावेजों की वैधता पर सवाल नहीं उठाए, इनको चुनौती उन्होंने नहीं दी। इसलिए न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इन अतिरिक्त दस्तावेजों का न्यायिक नोटिस या संज्ञान नहीं ले सकता। राणा के एडवोकेट ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सतर्कता सेल की रिपोर्ट को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो जाति जांच समिति है उसकी जो रिपोर्ट है वो उनके मुवक्किल के हक में है। और जिन दस्तावेजों पर याचिकाकर्ताओं ने जब जाति जांच समिति के सामने जांच हुई वहां सवाल नहीं उठाए, उनकी वैधता को चुनौती नहीं दी, तो पहली बार रिट जुरिस्डिक्शन में, हाई कोर्ट में उन दस्तावेजों के बारे में वो सवाल नहीं उठा सकते और न्यायालय भी उन दस्तावेजों का संज्ञान नहीं ले सकता। और न्यायालय को जो सतर्कता सेल की रिपोर्ट है उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके आधार पर यह फैसला किया जाना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले में क्या अवलोकन किया, क्या फाइंडिंग दी और क्या न्यायालय की तरफ से जो निर्णय आया उसका आधार दस्तावेज या आर्ग्यूमेंट बने। उनकी अगर बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने खालसा कॉलेज के दस्तावेज के संबंध में कहा कि वाइस प्रिंसिपल ने शिकायतकर्ता के अनुरोध पर सीएससी के समक्ष रजिस्टर की मूल प्रति पेश की। हालांकि उन्हें न तो रिकॉर्ड का निरीक्षण करने दिया गया और न ही वाइस प्रिंसिपल से सवाल जवाब, जिरा या क्रॉस एग्जामिनेशन की शिकायतकर्ता को अनुमति दी गई। पीठ ने कहा कि हम यह भी निराशा के साथ नोट करते हैं कि शिकायतकर्ता को मूल रजिस्टर का निरीक्षण तक करने नहीं दिया गया और इस मामले में सीधे तौर पर नेचुरल जस्टिस या कहें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ। पीठ ने फैसला सुनाया कि सीएससी जाति प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 7 के तहत अपने अनिवार्य कार्य को करने में विफल रहा है। पीठ ने कहा कि हमारा ये फर्म व्यू है, हमारा दृढ़ मत है कि जांच समिति ने अपना काम बहुत धीमी गति से किया और हम ऐसा कह सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच समिति ने अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन नहीं किया। अब जो दूसरा दस्तावेज रेंट एग्रीमेंट का है उसके बारे में न्यायालय ने जो टिप्पणी की वो भी बड़ी मजेदार और विशेष रूप से इस मामले में अहम कड़ी जो न्यायालय का निर्णय आया उसमें बनी। रेंट एग्रीमेंट के बारे में कोर्ट ने कहा कि 1932 के दस्तावेज में राणा के परदादा की जाति का उल्लेख सिख चमार के रूप में किया गया है। हालांकि कानून के तहत किसी भी रेंट एग्रीमेंट में किराएदार जाति का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है और सीएससी ने दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया क्योंकि शिकायतकर्ता ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। पीठ ने कहा कि किसी भी निजी दस्तावेज में जाति का उल्लेख जैसे कि कथित तौर पर इस रेंट एग्रीमेंट में किया, आवेदक की जाति को साबित करने के लिए एक निर्णायक दस्तावेज, सबूत या प्रूफ नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि दस्तावेज में पूरा पता भी नहीं लिखा गया है। अदालत ने राणा के दस्तावेजों में विरोधाभासों का भी उल्लेख किया जिसमें राणा ने सिख चमार और रविदासिया मोची होने का दावा किया। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 जो राणा है ने 2 जातियों में से एक को नहीं छोड़ा। हमारे विचार में जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार चमार मोची का पर्यायवाची नहीं है और ये दोनों अलग अलग जातियां हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई दस्तावेजों के अवलोकन के बाद टिप्पणी की है कि हमारे विचार में प्रतिवादी संख्या 3 जो कि सांसद नवनीत कौर राणा है, उसने अपने पिता की सहायता से सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के लिए चुनाव लड़ने में सक्षम बनने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, मोची का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से धोखाधड़ी की है और इसके साथ ही भारत के संविधान के तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों और ऐसी जाति के लिए उपलब्ध
अन्य लाभों के लिए गलत तरीके से फायदा उठाया है। अदालत ने आगे कहा, इस तरह के कृत्यों से वास्तविक उम्मीदवार जो आरक्षित वर्ग से आते हैं वे सभी इन लाभों से वंचित हो जाते हैं जो वह भारत के संविधान के तहत हकदार है। कोर्ट ने जो जाति जांच समिति है उसकी जो एक्टिविटीज, जो कंडक्ट इस पूरे मामले की जांच के दौरान रहा, उस पर भी टिप्पणी की और कहा कि वो भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने भी कानून के दायरे, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं किया। और अंत में कोर्ट ने कहा कि क्योंकि प्रतिवादी राणा ने फर्जी दस्तावेज पेश करके फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और जाति जांच समिति ने फर्जी तरीके से उक्त जाति प्रमाण पत्र को, जो राणा का जाति प्रमाण पत्र है, उसको मान्य किया है, ऐसे में जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए और जब्त किया जाए। यह न्यायालय ने आगे कहा कि इस तरह के धोखाधड़ी से प्राप्त प्रमाण पत्र को रद्द करने पर कानून के सभी परिणामों का, जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी फर्दर, उन सभी का भी पालन किया जाना चाहिए। और पीठ ने अंत में जांच समिति से कहा कि जाति प्रमाण पत्र को मान्य करने से पहले उसे और ज्यादा विजिलेंट, सतर्क और सावधान होना चाहिए था। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के अवलोकन के बाद इस वीडियो ब्लॉग में इस चर्चा के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार पहली बार सांसद बनी राणा अपनी सीट खो सकती हैं, क्योंकि यह सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। और ऐसे में जब राणा का वो जाति प्रमाण पत्र जिसके आधार पर वो योग्य हुई थी इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए, उसी को न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया, उसी को फर्जी घोषित कर दिया, तो ऐसे हालात में राणा का सांसद बना रहना कानून के दायरे में नहीं होगा। अगर उनको उच्चतम न्यायालय से इस मामले पर फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिलती तो उनको अपनी जो सांसद की सीट है उससे हाथ धोने पड़ेंगे, उस सीट को वो गंवा देंगी। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। एक आग्रह आपसे कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है ताकि ऐसे ही कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो ब्लॉग के माध्यम से हम आगे भी आपके साथ चर्चा करते रहें। अलविदा आज के लिए, धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए।